नमस्ते। मेरा नाम रुचि है। आज हम 12वीं कक्षा के हिंद इतिहास के पाठ 15 संविधान का निर्माण एक नव युग की शुरुआत के शीर्षक 4 और 5 केंद्र की शक्तियाँ और राष्ट्रभाषा को पढ़ेंगे। हमने शीर्षक 1 उथल पुथल का दौर पढ़ा, 2 में पढ़ा संविधान की दृष्टि, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान कैसा बनना चाहिए उद्देश्य प्रस्तावना के तहत बताया। अध्याय शीर्षक 3 में हमने पढ़ा अधिकारों का निर्माण कि किस तरह संविधान सभा ने प्रत्येक भारतीय समुदाय के बराबर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। अब हम लोग शीर्षक 4 पढ़ेंगे जिसमें है राज्य की शक्तियाँ। भारत कई प्रांतों से मिलकर बना था जिसमें केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा होना बहुत जरूरी था। विभाजन के पश्चात नेहरू जी केंद्र की शक्तियों के प्रति काफी झुक गए थे। उन्होंने कहा कि एक दुर्बल केंद्र देश के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, अन्य राज्यों से सामंजस्य बिठाने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होगा। संविधान के मसौदे में 3 सूचियां बनाई गई: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में प्रमुख उद्योग, खनिज पदार्थ, सीमा शुल्क, कंपनी कर आदि आ गए। राज्य की सूची में आयकर, आबकारी शुल्क, जमीन इत्यादि आ गए। लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत गवर्नर के अनुशंसा पर केंद्र को राज्य पे पूर्ण अधिकार दे दिया गया, यानी राज्य पर केंद्रीय शासन लगाने की व्यवस्था कर दी गई। इस तरह केंद्र को थोड़ा ज़्यादा ताकतें दे दी गई। इनसे प्रभावित होकर इन चीज़ों का परिणाम सोचकर मद्रास के सदस्य के संतनम ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अधिक शक्तिशाली, ये एक गलत फहमी बन गई है कि अधिक अधिकारों वाला केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां होगी तो प्रभावी ढंग से वह अपना काम नहीं कर पाएगा। वो उसी तरह समझा रहे थे जैसा अगर घर में सोचिए एक व्यक्ति सारा काम करेगा तो वो कितने दिन तक कितने सुचारू रूप से घर का काम कर पाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ही सारा काम करेगा, प्रांत की सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर प्रांत में सड़क बनवानी है, शिक्षा का अधिकार करना है, सफाई करनी है, अगर हर चीज़ के लिए केंद्र के पास जाना पड़ेगा तो प्रांत की सरकार होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उन्होंने कहा मैं ऐसे संविधान के विरोध में हूँ कि मुझे हर चीज़ के लिए केंद्र के पास जाना पड़े। प्रांत के दूसरे सदस्य भी इस तरह की इन बातों से प्रभावित। उन्होंने कहा हाँ, इस तरीके से तो कुछ ही सालों के अंदर सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। ये बात उचित थी। इसका मतलब ये था कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा सोच विचार कर होना चाहिए। अम्बेडकर जी भी केंद्र के अधिक ताकतवर होने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि आज 1947 के समय, विभाजन के समय, सड़कों पर जिस तरह हिंसाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, कहाँ कितने संसाधन है, इसकी जानकारी अगर केंद्र को नहीं रहेगी तो इस पे नियंत्रण करना केंद्र के लिए या भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों का कहना था कि एक शक्तिशाली केंद्र जो भारत की दृष्टि के हिसाब से सोच सके, भारत के हिसाब से योजना बना सके, उसका होना बहुत जरूरी था। कुछ समय तक कांग्रेस प्रांतों को अधिकार देने के पक्ष में थी, क्योंकि जब तक विभाजन नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस यह बताना चाहती थी कि मुस्लिम लीग को जो प्रांत मिलेंगे उनके संचालन में केंद्र की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी। पर विभाजन के बाद इसकी भी जरूरत नहीं रही। तो इस तरह इन सब कारणों के कारण भारतीय संविधान में केंद्र की शक्तियों में
अभी भी झुकाव ज़्यादा है, ऐसा लगता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्र की भाषा के बारे में। हर राष्ट्र की भाषा होना एक जरूरी है। अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है, यूके की अंग्रेजी है, रशिया की रशियन है। लेकिन भारत इतनी विविधतापूर्ण वाला देश है कि भारत में एक भाषा की कल्पना करना ही मुश्किल है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के हिमायती थे। महात्मा गांधी का सोचना था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारतीय लोगों को बांध करके रख सकती है, उनके बीच में सामंजस्य बिठा सकती है। 30 के दशक तक कांग्रेसियों ने इस बात को मान भी लिया था कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ती गई, हिंदी से उर्दू के शब्द निकलते गए और संस्कृत के शब्द ज़्यादा आते गए। इसी तरह संस्कृत भी उर्दू भी फारसी की ओर ज़्यादा झुकती गई और हिंदी से दूर होती चली गई। ऐसा लगने लगा कि हिंदी भाषा में भी सांप्रदायिकता आ रही है। जब राज्य संविधान सभा के सामने राष्ट्र की भाषा का प्रश्न आया तो हिंदी के लिए पक्ष में वातावरण बन रहा था। इसी बीच आरवी धुलेकर जी ने कह दिया कि संविधान सभा में जिसको हिंदी नहीं आती है वो यहाँ से चला जाए। ये इस बात की बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आने वाली थी उन राज्यों से जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, उन लोगों से जिनको हिंदी उतनी अच्छी नहीं बनती थी। और वैसे ही हुआ। लोगों ने अपना क्रोध व्यक्त किया, लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। मद्रास की दुर्गा बाई ने कहा कि जिस हिंदी को हम अभी तक मान रहे थे उसका रूप ही बदला जा रहा है, उससे उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द निकाल के उसको दूर किया जा रहा है। हिंदी को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमारी भाषा हमसे छिन जाएगी। और उनका डर कुछ हद तक सच भी था, क्योंकि एक भाषा का जब बढ़ती है तो दूसरी भाषा अपने आप प्रचलन में कम होती है, और प्रचलन में कम होगी तो उसका अस्तित्व संकट में आएगा। तो सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग थे और सभी अपनी भाषा के प्रति सजग थे। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए संविधान सभा ने एक मार्ग निकाला। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया और ये भी कहा कि अगले 15 साल तक हम अंग्रेजी में काम करेंगे और हर प्रांत को अपनी एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। इस तरह ये आपका पाठ 15 खत्म होता है, जिसमें हमने उथल पुथल का दौर, संविधान की दृष्टि, अधिकारों का निर्माण, राज्य की शक्तियाँ और राष्ट्रभाषा जैसे शीर्षकों को संक्षिप्त में समझा। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा इन सब का सार होगा और कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी और मदद मिले। धन्यवाद। नमस्कार।